हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में कल ही हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है डॉट नेट 6 विद सी शार्प एंड एमवीसी की। और उस सीरीज़ में कल हमने डॉट नेट वर्ल्ड का पूरा इंट्रोडक्शन लिया था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, डॉट नेट कोर क्या है, फिर उसके बाद ये डॉट नेट और उसमें डॉट नेट 5 एंड डॉट नेट 6 क्या है, और इन सब की कंप्लीट वर्जन हिस्ट्री देखी थी कि ये पूरी दुनिया जो डॉट नेट की है वो 2002 से कैसे शुरू हुई और 2022 तक किस तरीके से पहुंची। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, थोड़ा लेंथी ज़रूर था, तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 28 या 30 मिनट का लेक्चर हो गया था वो, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। और आज जो है हम उसी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में आ गए हैं, और ये है एमवीसी के बारे में। अब इस एमवीसी का जो टॉपिक है, अगर आप इसको जाके नेट पे सर्च करेंगे, लाइक गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब पे जाके दिखाएंगे, तो जैसे ही आप एमवीसी की बात करते हैं तो वो एक ट्रायंगुलर टाइप की डायग्राम आपके सामने उठा के रख दी जाती है, जिसके अंदर एक मॉडल होता है, एक व्यू होता है और एक कंट्रोलर होता है, और उसी के ज़रिए आपको हर चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है। अब अगर आपको डायग्राम पहले पड़ गई है तो आपको एमवीसी समझ आ जाएगा। अब अगर आपको बेसिक डायग्राम ही समझ नहीं आ रही तो सामने वाला चाहे 10 से 20 मिनट की वीडियो में लाख एक्सप्लेनेशन दे ले, वो आपको समझ नहीं आना, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर उसकी एक्सप्लेनेशन डिपेंड कर रही है, जिस डायग्राम पे, वही डायग्राम आपको समझ नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे कोई डायग्राम आपके सामने पेश नहीं करने वाला। एमवीसी लिखेंगे तो बेशुमार डायग्राम्स आ जाएंगी, किसी ने नीले कलर में बनाई हुई है, किसी ने पीले कलर में बनाई हुई है। एक्चुअल चीज़ ये है कि आप उसके कंसेप्ट को समझो कि एमवीसी है क्या और काम कैसे करता है। बाकी जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसी प्लेलिस्ट में आगे जाकर, तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अभी मैंने आपको एमवीसी का एक इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि डॉट नेट 6 के प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए जो आर्किटेक्चरल पैटर्न हम यूज़ करने वाले हैं वो एमवीसी ही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमवीसी होता क्या है, और इसको मैंने कहा है कि आर्किटेक्चरल पैटर्न है, तो आर्किटेक्चरल पैटर्न क्या होता है। तो ये चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, और एमवीसी का एक कंप्लीट आपके माइंड में एक स्केच बनाने वाला हूँ कि चीज़ क्या है और ये काम किस तरीके से करती है। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका प्री रैक है कि आपको कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ वेब डेवलपमेंट हो, सी शार्प, एचटीएमएल, सीएसएस, बूटस्ट्रैप, इन चीज़ों का पता हो। तो अगर आपको चीज़ें पता होंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अगर नहीं भी पता तो एटलीस्ट समझ ज़रूर आ जाएगा, लेकिन ये कि ज़्यादा अच्छे से आएगा अगर आपकी प्री रैक क्लियर है तो। अच्छा, इसके बाद सबसे पहली बात ये कि एमवीसी होता क्या है। तो इट इज़ एन आर्किटेक्चरल पैटर्न यूज वाइडली इन द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट। ये एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वेब डेवलपमेंट की फील्ड में यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट फील्ड्स के अंदर ये यूज़ हो रहा है, बट स्टिल वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। और क्योंकि हमारी सीरीज़ भी वेब डेवलपमेंट के रेलेवेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब मैंने कहा कि एमवीसी का आर्किटेक्चरल पैटर्न है, उसके साथ हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आर्किटेक्चरल पैटर्न होता क्या है। इट इज़ अ जनरल रीयूजेबल सोल्यूशन टू द कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या बल्कि किसी भी फील्ड के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बार बार आने लग जाते हैं, और वो आम तौर पे आने वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके सॉल्यूशंस आप बना के रख लेते हैं, और जब भी वो प्रॉब्लम आता है तो उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको आप आर्किटेक्चरल पैटर्न्स कहते हैं। अब आप दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ें कि रीयूजेबल सॉल्यूशन टू द कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि आम तौर पे आने वाली प्रॉब्लम्स के रीयूजेबल सॉल्यूशन आपने जो बना के रखे हुए हैं उसको आप आर्किटेक्चरल पैटर्न कह सकते हैं। तो एमवीसी भी क्या है कि आपकी एक वेबसाइट को एक बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको बड़ा स्पीडी रखने के लिए एक इस्तेमाल होने वाला एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। सिंपल सी बात है। अब आर्किटेक्चरल पैटर्न में आप सबसे बेसिक चीज़ क्या करते हैं, आप आर्किटेक्चरल पैटर्न में जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है उसको यूजिंग फोल्डर्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होती है। कि लेट्स से कि एक फोल्डर में उसके रेलेवेंट चीज़ें होंगी, दूसरे फोल्डर में उसके, और तीसरे फोल्डर में उसके, और फिर वो आपस में इंटरलिंक होकर आपकी पूरी की पूरी साइट को चला रही होती हैं। डाटा मैसअप भी नहीं होता, चीज़ें कॉम्प्लिकेट भी नहीं होती, और चीज़ें स्मूथ रहती हैं, फास्ट रहती हैं। ठीक हो गया। अब हम इससे आगे जाकर देखते हैं हाउ एमवीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न वर्क्स। मैंने इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में बात की है यहाँ पर, और कोई भी किसी भी किस्म की रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं लिखी, कोई भी डिफिकल्ट टर्म्स यूज़ नहीं की, बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैंने आपको समझाने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कराने से ज़्यादा प्रैक्टिकल में बिलीव रखता हूँ, और आगे जाकर जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें वैसे ही आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आने वाली हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस वीडियो को आप छोड़ दें क्योंकि मैंने ये कह दिया है कि प्रैक्टिकली समझ आने वाली है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छे से तभी समझ आएंगी जब यहाँ पे ये वीडियो क्लियर होगी। ओके, सो फोकस करें। अच्छा, हाउ एमवीसी आर्किटेक्चरल पैटर्न वर्क्स। एज नेम
डायग्राम शोज दिस पैटर्न वर्क ऑन द बेसिस ऑफ 3 पार्ट्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, एम वी सी। एम स्टैंड फॉर मॉडल, वी स्टैंड फॉर व्यू एंड सी स्टैंड फॉर कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि एमवीसी का पूरा क्या बन गया, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, टू मेक द एप्लीकेशन एमवीसी सपोर्टेड वी सिंपली डिवाइड द एप्लीकेशन इनटू दीज 3 कैटेगरीज। अब जब आप अपनी एक वेब एप्लीकेशन को एमवीसी सपोर्टेड करना चाहते हैं तो आप उस एप्लीकेशन में जो कुछ भी है उसको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके रख देते हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज, एमवीसी। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बता दिया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें एम के सेक्शन में जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो कि वी के सेक्शन में जाएंगी और कुछ ऐसी हैं जो कि सी के सेक्शन में जाएंगी और फिर उसके बाद वो आपस में सब इंटरलिंक हो जाती हैं। इस तरीके से कोई भी वेबसाइट जो है, कोई भी वेब एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाती है, एमवीसी आर्किटेक्चर को, पैटर्न को फॉलो करने लग जाती है। अब इसके आगे आपका एक नोट लिखा हुआ है, टू इम्प्लीमेंट एमवीसी एट एप्लीकेशन लेवल वी क्रिएट 3 folders, model, view and controller folder and these folder contains the files which are related to them। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ को अगर 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर में तो आप क्या करेंगे, हर सेक्शन के लिए एक फोल्डर बनाएंगे और सारा का सारा डाटा उस फोल्डर का, उसके रेलेवेंट उसमें डालेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले एमवीसी इसी जो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसमें सबसे पहले एम आता है तो हम मॉडल को देख लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। This part of the pattern hold the logical functionality, files of the application, hold the business logic और data related logic code। अब यहाँ तक अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि इसमें जो बात लिखी हुई है ये क्या है, तो इसकी डिटेल में जाने और इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। जब आप वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप कोई ना कोई टेक्निकल कोड लिख रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा लॉजिकल कोड लिख रहे होते हैं जिसकी बेस पे प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसकी बेस पे डाटा लिफ्टिंग हो रही होती है, जिसकी बेस पे डाटा सेंडिंग हो रही होती है, डाटा रिसीविंग हो रही होती है। ऐसे लॉजिकल कोड या फिर ऐसे कोड जो कि डाटाबेस के एट्रीब्यूट्स को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लाइक आप क्लासेस बना देते हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वही प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी टेबल को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इस किस्म के जितने भी कोड होंगे वो सब के सब कोड आप किस में रखेंगे, मॉडल के फोल्डर में। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, जिसके अंदर उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम, फादर नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो इन सब को मैं स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बना के वो कहाँ रख दूंगा, मॉडल के फोल्डर में। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट की क्लास शायद आगे जाकर डाटाबेस के अंदर मौजूद स्टूडेंट टेबल से डाटा उठा के लाने और लेके जाने, वापस उस डाटाबेस के टेबल में ले जाने के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे हम। तो ऐसी क्लासेस जो होती हैं जो कि डाटा की लिफ्टिंग कर रही होती हैं, जो कि डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट भी कहीं कर रही होती हैं, वो सारी की सारी वो सारा का सारा कोड, वो सारी की सारी बनी हुई क्लासेस मॉडल के फोल्डर में चली जाती हैं। आगे आपका आ जाता है क्या, व्यूज। व्यूज क्या होता है, दिस फोल्डर कंटेन द यूजर इंटरफेस रिलेटेड स्टफ। देखें, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा होता है। उस इंटरफेस के अंदर आपके मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, ड्रॉप डाउन्स होते हैं जिसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाती है, लेट्स से सिटी की लिस्ट खुल गई, प्राइस लिस्ट खुल गई एंड सो ऑन। ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आप बनाते हैं और जितनी भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं, इनको बनाने के लिए जो कोड लिखा जाता है वो सारा का सारा कहाँ रखा जाता है, व्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर। व्यू सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो चीज़ें व्यू में आप व्यू कर रहे होते हो, जो आपको नज़र आ रही होती हैं, जो भी यूज़र इंटरफेस, जो खूबसूरत बटन, जो टेक्स्ट बॉक्सेस, सब कुछ है वो कहाँ है, व्यू के फोल्डर में पड़ा हुआ है। अब मॉडल के फोल्डर में हमने वो सारा कोड रख दिया। अगर सादा लफ्ज़ों में देखा जाए तो मॉडल के कोड में, मॉडल के फोल्डर में हमने वो सारा कोड रख दिया जो कि डाटाबेस में डाटा भेज रहा है, डाटाबेस से डाटा ला रहा है, और टेक्निकल और लॉजिकल कोडिंग जितनी भी है वो मॉडल के फोल्डर में चली गई। अच्छा, वो तमाम कोड जो कि आपके टेक्स्ट बॉक्सेस दिखा रहा है, जो आपके बटन्स दिखा रहा है, जो आपके स्क्रीन पे कुछ व्यू दिखा रहा है, वो सारा का सारा आपके व्यू के फोल्डर में आ गया। अब तीसरे नंबर पे आपके पास क्या रह गया, कंट्रोलर। अब ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम आते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यूजर इनपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यूज, आस्किंग फॉर सम डाटा टू मॉडल। मिसाल के तौर पे इसका काम क्या होता है, ये कहीं खड़ा होता है व्यू के पीछे, व्यू के पीछे खड़ा होता है कंट्रोलर, कहीं कंट्रोलर के पीछे खड़ा होता है मॉडल। अब ये तीनों लाइन में खड़े हुए हैं। जब यूजर दिखने वाले इंटरफेस यानी कि व्यू की किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करता है
और किसी डाटा की डिमांड करता है, मिसाल के तौर पे यूज़र ने क्या किया, एक इमेज लगी हुई थी किसी प्रोडक्ट की और उसके नीचे व्यू डिटेल का बटन था। जैसे ही अब ये इमेज और उसके नीचे व्यू डिटेल का बटन, इस सब को बनाने के लिए जो कोडिंग थी वो व्यू के फोल्डर में थी। अब जैसे ही यूज़र उस व्यू डिटेल के बटन पे क्लिक करेगा तो वो डिटेल्स जो उसकी बारे में जितनी भी हैं वो कहाँ से आएंगी, वो डेटाबेस से आएंगी। अब व्यू की तरफ से होने वाले क्लिक को डेटाबेस तक ले जाने के लिए क्या होगा कि पहले व्यू की तरफ से जो मैसेज है वो जाएगा कंट्रोलर के पास और वो कंट्रोलर उस मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करेगा किसको, मॉडल के फोल्डर में उसके रेलेवेंट कोड को, कि यार तुम डाटा, अब तुम जाओ और जाके पीछे डेटाबेस से लिंक हो और वहाँ से डाटा उठा के तो वापस लेके आओ और वापस लाकर तो उस व्यू के ऊपर दे देगा। यानी कि हुआ क्या कि जैसे ही आपने व्यू के ऊपर से एक बटन दबाया, जिस बटन के दबने से कुछ डाटा लोड होना था वापस उसी व्यू के ऊपर और वो डाटा डेटाबेस से आना था, ठीक है, तो होगा क्या कि व्यू के ऊपर से बटन दबा और ये बटन दबने को नोट किया पीछे कंट्रोलर ने जो कि व्यू के पीछे खड़ा हुआ था, और उस कंट्रोलर ने उसको नोट करके उस बटन के ऊपर जो डाटा चाहिए था उसके बारे में बताया मॉडल को, और मॉडल ने क्या किया कि मॉडल ने पीछे डेटाबेस से कहा कि मुझे डाटा दे दो। डेटाबेस ने डाटा मॉडल को दिया, मॉडल ने वो डाटा वापस कंट्रोलर के पास भेजा और कंट्रोलर ने वो डाटा उठा के व्यू पे लगा दिया उस जगह पे जहां से यूजर को इजीली नजर आ सके। ये सारी की सारी कहानी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर यही बात लिखी गई है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग यूजर इनपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम व्यूज, यानी कि ये कंट्रोलर क्या करता है कि व्यू से यूजर की रिक्वेस्ट को उठाता है और उसके बाद मॉडल को कहता है कि इसके बारे में जो भी डाटा है वो मुझे दे दो, ठीक है ना। आस्किंग फॉर सम डाटा टू मॉडल, टेकिंग बैक डाटा फ्रॉम मॉडल एंड सेंडिंग बैक टू द व्यू फॉर द यूजर, ठीक है। अब मॉडल को कहता है कि तुम डाटा दे दो और जब मॉडल डाटा देता है तो उसको उठाकर तो वापस व्यू को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब यहां तक तो बात क्लियर है, लेकिन मॉडल डाटा कहां से लेके आ रहा होता है? मॉडल डाटा लेके आ रहा होता है पीछे डेटाबेस से, मॉडल का डायरेक्ट लिंक होता है पीछे डेटाबेस से। तो कंट्रोलर बीच में खड़ा हुआ है कहीं आपके व्यू और आपके मॉडल के, और मॉडल के पीछे खड़ी हुई है डेटाबेस, यानी कि सबसे आगे खड़ा है व्यू जो कि यूजर देख रहा है, उसके पीछे खड़ा है कंट्रोलर, उसके पीछे खड़ा है मॉडल, और मॉडल के पीछे उसके पास है डेटाबेस। व्यू ने मांगा कोई डाटा तो वो रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया मॉडल को और मॉडल ने डाटा उठाया डेटाबेस से, वो डाटा मॉडल ने उठा के वापस दिया कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने वो डाटा उठा के वापस लगा दिया व्यू पे। अब इस चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया और बार बार एक्सप्लेन कर दिया कि मेरा नहीं ख्याल कि इस कंसेप्ट के अंदर अब आप लोग कंफ्यूज होंगे। हाँ, लेकिन जो इमेजेस हैं वो कहीं ना कहीं आल्दो के ग्राफिक्स ज़्यादा हेल्प करते हैं और किसी चीज़ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना मैं इसके फेवर में उस बात के कि हमेशा कोई चीज़ ग्राफिक्स से क्लियर कराई जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे के और कहानियाँ करके और अपने मुंह से जो है सारी बातें बोल के आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करा सकता हूँ। शायद वो जो इमेज है वो किसी लेवल पे आपको कंफ्यूज कर देगी या मुझे समझाते हुए कंफ्यूज कर देगी, तो ऐसी कोई इमेज मैंने ऐड नहीं की। अच्छा, अगर इसके बाद ये कंसेप्ट समझने के बाद अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? वेल, इट मेक्स द एप्लीकेशन डेवलपमेंट इजी एंड फास्ट, बट लाइक एवरी अदर पैटर्न एमवीसी पैटर्न आल्सो हैव डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये बात तो हो गई। अगर आप एमवीसी फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एप्लीकेशन बनाना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, फिर आपके लिए एप्लीकेशन बनाना फास्ट भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि हर पैटर्न के होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ, बट द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस फॉर अ न्यू यूजर, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन लेवल, बट प्रोवाइड वैल्यू ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। इस बात को मैं जो लिखी हुई है तो बड़ी सिंपल और सीधी सादी सी बात, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर, इसको अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो सिर्फ इतना कहा गया है कि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखा जाता है वो यही है कि एक नए बंदे के लिए इम्प्लीमेंटेशन इसकी सीखना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप भी ये सारी बातें सुन के जो मैंने ऊपर MVC के बारे में बताई, आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, बट
ये ट्रिकी ज़रूर हो सकता है आपके लिए सीखना, मुश्किल ज़रूर हो सकता है आपके लिए सीखना। अगर आप फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये कम्प्लेक्स ज़रूर लगेगा कि यार मैंने छोटी सी साइट बनानी थी, 2 से 3 पेजेस की शायद साइट बनानी थी, एक टेबल पीछे डेटाबेस में रखना था, और ये मुझे किन अजाबों में डाल दिया कि इधर से भी डाटा उठाओ, उधर से भी डाटा उठाओ, आधी चीज़ें यहाँ रखो, आधी चीज़ें वहाँ रखो। जब तक साइट छोटी है तो शायद आपको ये कम्प्लेक्स लग रहा होगा, शायद ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। लेकिन अगर वही साइट कल लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप देखें और वो बड़ी होना शुरू हो गई, तो उसको मैनेज करने में जितनी ज़्यादा आसानी एमवीसी प्रोवाइड करेगा, जितने ज़्यादा आप ईज़ी एमवीसी को यूज़ करके होंगे, इतना शायद आप बगैर किसी आर्किटेक्चरल पैटर्न को यूज़ करके साइट बनाते तो इतना ज़्यादा ना होते, शायद उसको आप अपग्रेड ही ना कर पाते सही से, और जितना अपग्रेड करते वो उतनी ज़्यादा स्लो होती चली जाती। तो एमवीसी क्या करता है, चीज़ों को इतना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देता है कि साइट चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, डाटा चाहे जितना भी ज़्यादा हो जाए, आपके लिए हर चीज़ ईज़ी टू मैनेज होती है। आप मिनट्स के अंदर जाके, सेकंड्स के अंदर जाके कहीं पे भी ट्वीक्स कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और साइट्स के अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं आपके लिए चीज़ें, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। ये आर्किटेक्चरल पैटर्न्स जितने भी होते हैं, इनके बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप किसी आर्किटेक्चरल पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं किसी छोटी साइट पे, तो शायद आपको काम ज़्यादा करना पड़ जाता है और आपको यही लगता है कि यार मैं इतने से काम के लिए इतना ज़्यादा कोड लिख रहा हूँ, जबकि काम का खुद का इतना कोड नहीं था जितना मैं इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन वही पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, और ये चीज़ आप आगे जाके नोट करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये था एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन और कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एमवीसी के। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एटलीस्ट एक कंसेप्ट माइंड में बन गया होगा कि एमवीसी एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है, और फिर आर्किटेक्चरल पैटर्न होता क्या है, और फिर एमवीसी का आर्किटेक्चरल पैटर्न काम कैसे करता है। इसके बारे में अगर इन शॉर्ट अगर आपने माइंड में रखना हो, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी वीडियो हो गई है, हर एक बात तो माइंड में वैसे भी नहीं रहती, तो बस इतना याद रखेंगे सबसे आगे खड़ा हुआ है व्यू। आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए, आपने एक वेबसाइट खोली, तो वेबसाइट पर जो सबसे आगे आपको जो चीज़ देख रहे हैं यानी कि व्यू कर रहे हैं, वो व्यू ही है। इस व्यू के पीछे कहीं खड़ा है कंट्रोलर, उसके पीछे खड़ा है मॉडल, मॉडल के पीछे खड़ी है डेटाबेस। आप जैसे बटन दबा के कोई डाटा डिमांड करते हो व्यू के ऊपर से, तो फौरन आपकी रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर उसको उठा के भेजता है मॉडल के पास, मॉडल उसकी बेस पे उठाता है डाटा डेटाबेस से, और डेटाबेस से डाटा उठा के वापस वो मॉडल डाटा देता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर वापस आके व्यू के ऊपर लाकर उस जगह पे खूबसूरती से वो डाटा लगा देता है जहां से आप इजीली उसको रीड कर सकें। और ये सारा काम एमवीसी जो है बड़ी आसानी से कर रहा होता है। अगर ये एमवीसी पैटर्न आप फॉलो नहीं करते तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना और ये सारे फंक्शन परफॉर्म करना खुद से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इंटरप्राइज लेवल पे जाके। तो आई होप से कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज़ को फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि अगर इस सीरीज़ को आप अच्छे तरीके से फॉलो करते रहते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से .NET 6 के प्लेटफॉर्म पे ग्रिप ले लेंगे। स्टूडेंट्स के साथ होता ही यही है कि वो यूट्यूब पे आने वाले लेक्चर को सीक्वेंस से कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते। मेरी भी कोई बहुत स्पीड नहीं होने वाली, मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके स्लो कर लूँगा चीज़ों को, ताकि अगर आपका कभी मिस भी हो जाए लेक्चर तो आपके पास इतना टाइम हो कि आप इजीली नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले चीज़ों को कवर कर सकें। अदरवाइज आपकी पूरी प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद होगी, आप अपनी स्पीड से, अपनी रिदम से चल के इसको फॉलो कर सकेंगे। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। फेसबुक का ग्रुप आपके पास है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कोई मसला आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन करें, आप जैसे बाकी फेलो जो सीख रहे हैं उनके साथ डिस्कशन करें। आपके पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है, आपके पास मेरा ट्विटर अकाउंट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, उस पर अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आप सीखने वाले बने, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। बस इसके बदले आपने करना ये है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।